Good morning, students. In the last class, we have discussed about the group 17 element, their oxidation state, how they react with water and oxygen and hydrogen, and we also discussed preparation method of chlorine, है ना? Today we are going to discuss about the chemical properties of chlorine. ठीक है? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप खुद से पढ़ सकते हैं, वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है. उसकी स्मेल पंजेंट स्मेल होती है एंड सफोकेटिंग ऑर्डर. इट इज़ अबाउट 2 to 5 times हेवियर देन एयर, है ना. ये एयर से थोड़ा सा भारी होता है, हल्का नहीं होता, उससे भारी होता है. उसको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं एंड इट बॉइल्स एट 239 केल्विन एंड इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम योर बुक. हम सीधा उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आएंगे क्लोरीन की, ठीक. सो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है. सो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो मेटल सॉल्ट बना लेता है. जैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया और सिंपल क्या बना लिया, मेटल सॉल्ट, है ना. सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम का सॉल्ट बना लिया. वैसे ही अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो आयरन का सॉल्ट बना लेगा, FeCl3, ठीक है. तो इस तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो मेटल सॉल्ट बनाता है. और वो नॉन मेटल के साथ भी वैसे ही उतने ही अच्छे से रिएक्ट करता है. जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, फॉस्फोरस है और सल्फर है. तो फॉस्फोरस और सल्फर के साथ रिएक्ट करके PCl3 और क्या बनाया, H2Cl2 बनाया, ठीक. सो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है. अब नाउ इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स दी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है. कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है तो Cl2 उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा, ठीक है. जैसे कि पहला H2 के साथ रिएक्ट किया, उसने क्या बना लिया, HCl बना लिया. आप लोग थोड़ा अलग अलग बैठे हो, तीनों पीछे, एक पीछे चले जाओ, थोड़ा दूर दूर बैठिए. H2S में भी H है तो उसके साथ भी रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वो HCl बना लेगा. इवन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें भी, हाइड्रोकार्बन्स में भी H रहता है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर भी वो क्या बना लेगा, HCl फॉर्म कर लेगा, ठीक है. सो क्लोरीन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, ठीक है. अब ये एल्कली के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो एल्कली के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है. एग्जाम में जब आता है तो यही वाले रिएक्शन ज़्यादातर पूछे जाते हैं. क्या है ये, कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली या बेस के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है. हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है. जब वो कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, पहले NaCl मतलब सिंपल सॉल्ट बना लेता है और हाइपोक्लोराइड बना लेता है ना. यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया है. पर जब वो हॉट एंड कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरेट बनाता है. यहाँ क्या बनाया है, सोडियम क्लोरेट, ठीक है. सिंपल सॉल्ट बनाया और क्या बनाया है, सोडियम क्लोरेट. तो यही रिएक्शन आप दूसरे बेस के साथ भी कर सकते हो, या NaOH इसकी जगह KOH लगा लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट बन जाएगा और पोटेशियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है. तो ये दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. हॉट है तो अलग से और कोल्ड है तो अलग से. सो दिस इज दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन, ठीक है. अब नेक्स्ट है कि हाउ इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो जैसे मैंने हेलोजन में बताया था, जितने भी हेलोजन होते हैं F2Cl2 ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. तो Cl2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. उसका रीज़न क्या है, जनरली जो वेट क्लोरीन होता है ना, इट बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वेट क्लोरीन है तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी होगा. सो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl और HClO. ये जो हाइपोक्लोराइड होता है ना, ये उतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है. तो ये स्टेबल नहीं होता तो इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होकर HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है. इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही वो क्या होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी दूसरे कंपाउंड को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है. सो ओवरऑल रिएक्शन ये होती है, Cl2 पहले H2O के साथ रिएक्ट करके HCl और HClO बनाता है. HClO जो है डिकम्पोज होकर HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है. अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये HClO और ये HClO कट जाएंगे तो फाइनली हमारे पास ये रिएक्शन बचेगी, ठीक है. अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है किसी और एलिमेंट को या किसी और कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. तो जैसे पहला एग्जांपल है, ये फेरस को किस में चेंज कर देगा, फेरिक आयन में. सो यहाँ पर फेरस सल्फेट है, वो किस में चेंज हो गया, फेरिक में. यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का +2 और यहाँ पर क्या है उसका +3.
सो +2 से +3 में पहुंच गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है फेरिक में, ठीक है। वैसे यहाँ पर सोडियम सल्फाइट है, PHITE, उसको किस में चेंज कर दिया है, सल्फेट में। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ पर I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0, वहाँ पर +1 है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक। सो ये ऑक्सीडाइज कर देता है I2 को, यहाँ पर Na2SO3 को, और यहाँ पर FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। और इसके इसी ऑक्सीडेशन बिहेवियर की वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। सो ये नोट डाउन कर लो, फिर एज एन ब्लीचिंग एजेंट बताते हैं। ये हो गया क्या पहला, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो लिखो इसमें, bleaching action is due to oxidation. Bleaching action is due to oxidation. तो ये जो ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या करता है, जो कलरिंग मैटर है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ तक। बट प्रेजेंस किसका होना चाहिए, मॉइस्चर का, तभी उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा या ब्लीच करेगा। अगला पॉइंट लिखो, ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। ये परमानेंट तरीके के ब्लीच करता है। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है एक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट गिव्स substitution product with saturated hydrocarbons. It gives substitution products with saturated hydrocarbons. तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लास 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा। सेम वही रिएक्शन लिखना है। CH4 जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, HNu, है ना। तो क्या बनेगा, CH3Cl। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो लास्ट क्लास में था, और क्या बनेगा, HCl। तो ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और Cl2 हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। पर यहाँ पर वो एडिशन रिएक्शन देगा। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके साथ वो क्या देता है, एडिशन रिएक्शन। पर जो सैचुरेटेड है उनके साथ कैसा दिया, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर लिख लो, विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो जैसे ये मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसके साथ वो रिएक्शन देगा C2H4Cl2। ये रूम टेम्परेचर में हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपल वो क्या हो गया है, ऐड हो गए इस तरीके से, है ना। इस तरीके से C2H4 रहेगा, ये दोनों Cl क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, Cl आ जाएंगे। ओके, नोट डाउन कर लिए। अब इसके यूजेस हैं जो आप अपनी बुक से ही पढ़ लेना। यूजेस क्या है, पहला तो ये ब्लीचिंग एक्शन है, इसकी वजह से ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना। टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़ में एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CHL3, DDT, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट में पहले हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे, है ना। तो उसमें भी आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह नया रेफ्रिजरेंट आ गया जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन का, ठीक है। इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो निगम से पानी आता है ना म्यूनिसपैलिटीज, उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन रहता है, वो थोड़ा सा केमिकल सा लगता है कि नहीं।
तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। जो स्विमिंग पूल में पानी वगैरह रहता है वो भी बहुत क्लोरीनेटेड रहता है, ठीक है। और जो पॉइजनस गैसेस हैं लाइक फॉस्जीन, COCl2, टीयर गैसेस जो अभी भी पुलिस यूज़ करती है, टीयर गैसेस है ना, उसका है, मस्टर्ड गैसेस, ये सब बनाने के भी काम आता है। अब जो है ये फॉस्जीन बैन हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इस फॉस्जीन का, बट अब इसका यूज़ जो है बैन हो कर दिया गया है। जो UN है होती है ना, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने इस गैस पे बैन लगा दिया कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है ये। पर पहले इसका यूज़ होता था फॉस्जीन बनाने के लिए, या मस्टर्ड गैस जो है उसको बनाने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। सो ये हो गया इसका यूजेस। तो पहला कंपाउंड ख़त्म हो गया। अब अगला जो कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो खुद से पढ़ लेंगे कि पढ़ा दें एक बार? प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन मेथड जो है दो है, NaCl और H2SO4 का रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बनेगा, ठीक है। या फिर जो हमारे, अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है उसका रिएक्शन फिर से NaCl से करा दोगे तो क्या बनेगा, फिर से Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट और HCl बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, HCl एसिडिक है, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये क्या देगा, क्लोराइड आयन देगा और हाइड्रोनियम आयन देगा, H+ आयन देता है, इसलिए ये क्या है, एसिडिक है। इसका देखो जो कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको, आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka है ना, वो 10⁻⁷ बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इसलिए ये उसके एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसका दूसरा है प्रॉपर्टी कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड देता है। इसका यूज़ हम कई बार करते भी हैं, प्रैक्टिकल करते समय हम अमोनिया और HCl का रिएक्ट करके आपको NH4Cl का फ्यूम मिलता है ना, जब हम टेस्ट करते हैं, सॉल्ट टेस्टिंग करते हैं तो, है ना। दूसरा है इसका यूज़ जो है एक्वा रेजिया बनाने में भी होता है। जो नोबल गैसेस होती हैं ना, गोल्ड और प्लेटिनम की, जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना। अगर आप गोल्ड या प्लेटिनम में HCl डाल दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, पर अगर आप उसमें एक्वा रेजिया डालोगे तो ये उसको डिसॉल्व कर देता है, गोल्ड या प्लेटिनम को। सो एक्वा रेजिया कैसे बनाते हैं, उसमें 3 पार्ट HCl लेते हैं और 1 पार्ट क्या लेते हैं, HNO3, और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। 1 पार्ट HCl और 3 पार्ट क्या है, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट जो HNO3 है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, तो वो एक्वा रेजिया जो फॉर्म होता है वो डिसॉल्व कर देता है गोल्ड या प्लेटिनम को, ठीक है। नॉर्मली वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो उसका रिएक्शन है कि गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और प्लेटिनम किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसका 2 रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा है ये कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, तो इसको बता देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डीकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। जो वीक एसिड से सॉल्ट बनते हैं ना, वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोनिल जो एसिड होते हैं, H2CO है ना, H2CO3, ये वीक एसिड है। अब इस वीक एसिड का अगर कोई सॉल्ट है, जैसे क्या है Na2CO3, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो इसको वो क्या कर देगा, HCl डिकम्पोज कर देगा। किस में डिकम्पोज करेगा, NaCl वाटर प्लस CO2 में, ठीक है। तो जो वीक एसिड है उसके सॉल्ट को वो क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। NaSCO3 है, ये भी वीक एसिड का ही एक सॉल्ट है। उसके बाद है Na2SO3, ठीक है। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट H2SO3 जो होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो इस वीक एसिड का ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। सो जो वीक एसिड के सॉल्ट हैं उसको HCl क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो इसको आप लिख लेना। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ तो पहला क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग में होता है, NH4Cl बनाने में होता है, और आपको याद होगा कि कॉर्न स्टार्च से किस तरीके से हमने ग्लूकोज बनाया था, कि इन्वर्शन रिएक्शन पढ़ा था ना, ठीक है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, उसमें कॉर्न स्टार्च से हम ग्लूकोज बनाते थे, हाँ, ठीक है, उसी में इसका यूज़ होता है। तो ये 1-2 यूजेस हैं इसका, वो पढ़ लेना। इसका एग्जाम्पल 7.8 देखिए। व्हेन HCl रिएक्ट विथ फाइनली पाउडर्ड
iron, it forms ferrous chloride, not ferric chloride. Why? ये फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता? तो उसका रीज़न है द रिएक्शन विथ आयरन प्रोड्यूसेस H2 गैस, H2 गैस प्रोड्यूस कर देता है जो क्या करता है आगे फेरस को फेरिक में कन्वर्ट नहीं होने देता। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, इसमें आपको 4 के ही स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। कौन कौन सा? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लाइक ब्रोमीन जो है उसके कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं, पहचान के टिक करो। ठीक है, क्लोरीन के कौन कौन से एसिड है, पहचान के टिक करो। तो कुछ भी फॉर्मूला दे देगा, लाइक इसमें क्या क्या फॉर्मूला है? HOCl है, HOClO है, HOClO2 है और HOClO3 है। हो सकता है आपको HOClO5 दे दिया ऑप्शन में। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए ऑक्सो एसिड्स ऑफ ए हेलोजन, तो उसको आप क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे उस ऑप्शन को। ठीक है, सो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा ऑक्सो एसिड्स है हेलोजन का, पहचानो। तो अगेन आपको ये चीज़ें क्या रखनी है? याद रखनी है, इसको प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो सब में आपको मेन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि कौन से एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन से एसिड में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है आप लोगों को? क्लास 6 में पढ़े थे रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। चलो तो निकाल के दिखाओ। HOCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। देखो हाइड्रोजन का क्या होगा? +1, ऑक्सीजन का क्या होगा? -2, +1 है ना। फिर नेक्स्ट है हेलिक एसिड, लाइक क्लोरस एसिड। हेलिक एसिड सिर्फ क्लोरीन का ही होता है, फ्लोरीन का एक ही एसिड है ऑक्सो एसिड, वो है HOF। तो याद रखना है फ्लोरीन एक ही टाइप का एसिड बनाता है HOF, है ना, उसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। यहाँ पर फ्लोरीन माइनस में ही होगा, नहीं यहाँ पर फ्लोरीन प्लस में होगा, नहीं माइनस ही होगा, ऑक्सीजन प्लस में होगा। यहाँ पर HOF में ऑक्सीजन क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, +2 में तो नहीं रहेगा, +1 में रहेगा। HOClO में निकालो ऑक्सीजन का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। HOClO में 3 आया ना, ठीक, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही पूछ देता है कि इस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर इस वाले एसिड में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सिंपल अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, तो बन रहा है जितेश आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने? आ रहा है आंसर? किसका? ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन जनरली वो क्या करेगा, अगर उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे कनेक्टेड है तो वो हमेशा क्या शो करता है? -2। ठीक है, पर HOF में क्या हो जाएगा? HOF में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन हमेशा माइनस दिखाएगा, -1, और इधर हाइड्रोजन क्या दिखाएगा? +1। HOCl में ये जितने भी हैं ना, HOCl, HOClO, हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे आप? क्या लोगे? क्या लिया? हाँ, -2 लिया। ठीक है, -1 ही लेना है F का, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपका होमवर्क है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। आपको इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाना आता है ना। हर जगह जो आपको हेलोजेंस हैं उनको सेंट्रल एटम रखना है। ठीक है, जो हेलोजेंस क्या होंगे? हमेशा सेंट्रल एटम होंगे, और उसके अराउंड फिर सारे जो एटम्स हैं उनका क्या रहेगा? अरेंजमेंट रहेगा। तो चाहे वो क्लोरिक एसिड हो या परक्लोरिक एसिड हो, हर जगह जो हेलोजेंस हैं वो क्या हैं? सेंट्रल एटम है। ठीक है, सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है ना? आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने, तो उससे ये चारों के चारों बनेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जनरली अगर आता है तो मॉलिक्यूलर शेप डिस्कस करने के लिए आता है। ठीक है, जो हैलोजेंस है ना अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो
रिएक्शंस है, इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस तो है नहीं, एक दो ही रिएक्शन है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा, अगर केमिकल रिएक्शन आएंगे ना तो इंटर हैलोजन कंपाउंड से या फिर नोबल गैसेस से आ सकते हैं प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि इनके रिएक्शन बहुत कम है और इजी भी हैं, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन या राइट द रिएक्शंस आता है ना, राइट द केमिकल रिएक्शन, तो इंटर हैलोजन से और नोबल गैसेस से ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है और लर्न करने में भी ईजी हैं ये। तो इवन IIT और नीट के एग्ज़ाम में भी जब क्वेश्चंस आते हैं ना कॉम्पिटिटिव, तो यहीं से ही आते हैं क्वेश्चंस, है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड से और नोबल गैसेस के रिएक्शन से, क्योंकि बाकी तो रिएक्शंस एकदम मिक्स हो जाते हैं, है ना, पर इनके रिएक्शंस मिक्स नहीं होंगे क्योंकि थोड़े इजी हैं, तो यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। सो प्रिपरेशन इसमें डिपेंड करता है कि आप जो दो हैलोजेंस ले रहे हो उनका कंसंट्रेशन क्या है। अगर एक को एक्सेस में लोगे तो क्या होगा, दूसरे को एक्सेस में लोगे तो क्या होगा, दोनों को इक्वी मोलर लोगे तो क्या होगा, तो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे पहला है Cl2 और F2, हमने दोनों इक्वल वॉल्यूम लिया उसका, है ना, वॉल्यूम क्या है इन दोनों का, इक्वल है, तो उस समय कौन सा कंपाउंड मिला हमको, 2ClF, ठीक है। टेम्परेचर है 473 केल्विन, काफ़ी हाई टेम्परेचर रखा है हमने इसमें। पर अगर हमने फ्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो फिर दूसरा कंपाउंड बनता है, यहाँ टेम्परेचर और हाई कर दिया हमने 573 के, तो क्या बना 2ClF3, ठीक है। सो अगर इक्वल वॉल्यूम है तो अलग प्रोडक्ट, एक्सेस में है तो अलग प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही I2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे जब इक्वी मोलर होगा, इक्वी मतलब दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो मोलर कंसंट्रेशन सेम है। सो क्या मिला 2ICl। तो यहाँ पर देखो जब इक्वी मोलर होता है तो सिंपल कंपाउंड बनते हैं, जैसे ClF, ICl, ठीक है, इस टाइप के सिंपल कंपाउंड बन रहे हैं। अब एक्सेस में ले लेंगे तो क्या होगा, टू ICl3। वैसे ही Br का भी रिएक्शन है, Br + 3F2, ठीक है। तो एक्सेस में लेंगे तो अलग कंपाउंड बनता है, इक्विमोलर लोगे या इक्वल वॉल्यूम लोगे तो अलग कंपाउंड बनता है। ये सारे सॉलिड्स होते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, सॉलिड हैं, एंड दे ऑल हैव कोवैलेंट नेचर, किसी का भी आयनिक नेचर नहीं है, दे ऑल आर कोवैलेंट नेचर, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट कंपैरेबल है ना, इसी वजह से इनका नेचर क्या है, टोटली कोवैलेंट है। So they all are covalent molecules, they are diamagnetic in nature, they are volatile solids। अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन दी नॉर्मल हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या होगा भाई, जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनसे ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक Cl2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा ClF3, ठीक है, ऐसा क्यों, या ICl ज़्यादा रिएक्टिव होगा Cl2 से, इसका रीज़न क्या होगा, Cl2 कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दीज इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसका रीज़न क्या है, नहीं यहाँ पर इसका ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है Cl-Cl बॉन्ड या जो XX बॉन्ड बोलेंगे वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, एक X है एक X' है, अलग अलग हैलोजेंस है, तो अलग अलग हैलोजन के बीच जो ये बॉन्ड है वो ज़्यादा उसकी एनर्जी नहीं होती, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, और ईजिली ब्रेक कर सकते हैं तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसका रीज़न लिखा हुआ है बुक में, इसको अंडरलाइन कर लो, दिस इज़ बिकॉज X bond in interhalogen is weaker than XX bond in halogen except fluorine bond। मिला? सो ये उसका रीज़न है कि क्यों इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
अब इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसको हम वेस्पर थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे ना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, उससे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो जितने भी F3 वाले मॉलिक्यूल्स हैं, 3 वाले ClF3, BrF3, IF3, ICl3, आप देखोगे सबका स्ट्रक्चर क्या है, बेंड टी शेप्ड है। आप देखो वहाँ पर टेबल पे बना हुआ है, सबका क्या है, बेंड टी शेप्ड है। पर अगर XX5' टाइप का है तो उसके अलग अलग हैं, कुछ स्क्वायर हैं, कुछ पिरामिडल हैं, ठीक है। XS7 टाइप का है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल है। तो इसका अगर आप वेस्पर थ्योरी से, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी से डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, जैसे BrF3 है, ठीक है। सो क्या होगा, ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 7 है तो एक एक तो क्या हो गए, बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, और 2 क्या, और 4 हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 क्या होंगे हमारे पास, लोन पेयर्स होंगे, है ना। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में 3 के साथ उसने, सो ब्रोमीन के आउटर शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 के साथ उसने क्या बना लिया, बॉन्ड, तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 लोन पेयर हो गए, है ना। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से 3 जो फ्लोरीन है कुछ इस तरीके से अटैच होंगे, और 2 क्या होगा इस तरीके से उसके पास, लोन पेयर। पर ये लोन पेयर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनका रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो ये जो बॉन्ड है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बेंड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर हो। इसी वजह से इसका जो शेप होता है ना, इतना बहुत ज़्यादा बेंड दिखा दिया मैंने, हल्का सा बेंड दिखाना है इसको, ठीक है। इसलिए इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंड टी शेप्ड, टी है पर थोड़ा सा बेंड है, ठीक है। सो इसका शेप है बेंड टी शेप्ड। वैसे ही आप बाकी सारे का भी निकाल सकते हैं, लाइक IF5, BrF5, ClF5, इन सब का भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर पिरामिडल इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। तो एक बुक में भी क्वेश्चन है आपका, हाँ, अच्छा वो नोबल गैसेस का है क्या, यहाँ पर भी है, डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये भी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसमें किसी भी थ्योरी से मॉलिक्यूलर शेप निकालने का। नेक्स्ट इज, अच्छा इसके नीचे क्वेश्चन भी है ना, वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2, क्यों रिएक्टिव है भाई ICl मोर रिएक्टिव देन I2, क्योंकि ICl का जो बॉन्ड है इट इज़ वीकर देन II बॉन्ड, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ये थोड़े से अलग होते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, नोबल गैसेस। क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस, बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, है ना, ज़्यादा अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। क्या रीज़न है उसका, हाँ, उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे हैव नो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये नोबल गैसेस हैं। पर इनका यूज़ ऐसा लगता है कि हमको नहीं है, बट इनका बहुत सारा यूज़ है, ठीक है। नियॉन लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, नियॉन लाइट्स में जनरली क्या होता है, गैसेस होते हैं अलग अलग कलर की, वो फ्लोरोसेंट होते हैं, अलग अलग कलर निकालते हैं ना, ये सब उसमें यूज़ होते हैं, आर्गन नियॉन। खैर आजकल तो LEDs यूज़ करके हम कलरफुल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पर पहले जब LEDs इतना पॉपुलर नहीं था तो ये सब नियॉन लाइट्स और ये सब का यूज़ करके हम क्या करते थे, अलग अलग कलर्स, डिस्प्ले बोर्ड बनाना, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोर्ड बनाना, वो सब, हाँ, सो नियॉन लाइट्स आते थे, ठीक है। और भी इसका बहुत यूज़ होता है, जहाँ पर हमको इनर्ट एनवायरनमेंट बनाना है, कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ हमको इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे वेल्डिंग करते हैं, है ना, वेल्डिंग करने समय भी हम ये जो गैसेस है ना उनका यूज़ करते हैं। तो यूजेस आप देखोगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, नहीं वहाँ तो नाइट्रोजन यूज़ होता है, हाँ, जैसे आर्गन का यूज़ होता है वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में। जब हम मेटल्स की वेल्डिंग करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट ना करे, तो हम वहाँ पर एक इनर्ट गैस का इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो जो वेल्डिंग वाली मशीन होती है ना, वहीं से ही आर्गन गैस भी निकलती है, तो वो क्या बना लेता है, इनर्ट एनवायरनमेंट बना देता है, ताकि मेटल्स किसी और गैसेस के साथ रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। सो मेटलर्जिकल प्रोसेस में आर्गन का यूज़ होता है। हीलियम का कहाँ यूज़ होता है, हीलियम जैसे हाँ बैलून में होता है जनरली, है ना, बैलून जो फुलाते हैं आप देखना, हीलियम गैसेस हल्की होती हैं तो ऊपर चली जाती है बैलून गैसेस। तो इसी वजह से ना इसका प्रोसेस जो है, इसका यूज़ जो है ना मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में भी होता है, कि मौसम के बारे में जो जानकारी देते हैं ना, मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, उसमें भी इस बलून्स का यूज़ होता है।
इट इज़ ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हीलियम का यूज़ होता है ना, बाइनरी फिजन और बाइनरी फ्यूजन पढ़े होगे आप लोग। लिक्विड हीलियम फाइंड यूज एज cryogenic agent for carrying out various experiment at low temperature. It is used to produce and sustain powerful superconducting magnet which form an essential part of modern NMR spectrum. MRI जो मशीन्स होती है ना, वहाँ पर भी हीलियम का यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन शायद आप 12th में ही है ना, कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस सिलेंडर होती है जो डाइवर्स लेके जाते हैं उसमें हीलियम गैस भी भरी होती है। अभी का ही क्वेश्चन है ना। हाँ, ये ब्लड में सॉल्यूबल नहीं है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, ठीक है। सो जैसे जैसे डाइवर्ट नीचे जाता है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बढ़ती जाएगी, तो वो भी खतरनाक है, ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हीलियम यूज़ करते हैं क्योंकि हीलियम ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है हमारे ब्लड में, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं जो डाइवर्स होते हैं, जो नीचे जाते हैं समुद्र में काफ़ी, ठीक है। हाँ, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं ना वो। सो नियान का यूज़ क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज़ होता है, आर्गन का यूज़ भी मैंने बता दिया, ठीक है। पर जेनॉन और क्रिप्टॉन का ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ जेनॉन एंड क्रिप्टॉन, दे आर यूज्ड इन लाइट बल्ब डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक। तो अब इसका हम ऑकरेंस पढ़ लेते हैं कि हैलोजेंस मिलते कहाँ पर है। जनरली जो इसमें जो गैसेस हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें से रेडॉन तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। सो दीज आर दी ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अगर आप लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखोगे ना तो उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिखेगा, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज़ की बात करें तो बढ़ेगा ही एटॉमिक साइज़, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई एनॉमलस नहीं बिहेवियर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो भी NS2 NP6 टाइप का ही होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देखोगे तो डिक्रीज़ होगी, है ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अभी तक हमने ग्रुप 16 17 में देखा कि सबकी क्या है, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, बट इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्हीं की होती है पूरे, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें। हाँ, और सभी का पॉजिटिव ही है और नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है ज़्यादा। बस नियॉन के पास थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन दिखेगा, अदरवाइज कोई एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डेंसिटी भी देखेंगे तो सिंपल आपकी डेंसिटी भी बढ़ती ही जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। तो कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। आपको बस ये याद रखना है, इनका सीरीज़ याद रखना है। पहले क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो एक बार IIT में सिंपल यही क्वेश्चन आ गया था कि कोई भी 4 एलिमेंट दे दिए थे और बोला था कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको ये पता होना, जेनॉन का होगा ना। आपको बस ये पता होना चाहिए किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, अगर वो पता है तो आप बता सकते हो। मॉलिक्यूलर मास भी पता नहीं, आपको बस ये सीरीज़ याद होना है ना, कि जेनॉन सबसे नीचे आता है मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल एक यही क्वेश्चन आ गया था एक बार तो, कि आपको 4 ऑप्शन में, क्योंकि इसमें कोई एनोमलस बिहेवियर नहीं है, सिंपल ट्रेंड है जो चल रहा है, ओके। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज़ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें, सो दे ऑल आर गैसेस, है ना, कोई भी सॉलिड लिक्विड कुछ भी नहीं है, सबके सब क्या है, नोबल गैसेस हैं, सब गैसियस फॉर्म में ही मिलते हैं। जनरली जो ये जो गैसेस हैं ना बहुत अर्थ की क्रस्ट के काफ़ी नीचे मिलते हैं, क्योंकि हीलियम वगैरह जो है ना हल्के होते हैं, तो ये क्या होती है, इनकी स्केप वेलोसिटी बहुत ईजी होती है, एटमॉस्फेयर को छोड़ के चले जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये बहुत ही हल्के हैं, ठीक है। सो जनरली ये कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे ये। तो ऑल दिस गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन दी एटमॉस्फेयर, सारे एटमॉस्फेयर में भी मिलते हैं, पर जनरली कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे। पर जो रेडॉन है वो स्पेशली कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही मिलता है रेडॉन,
ठीक है। जो रेडॉन है इट इज़ ऑब्टेन एज डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। जब रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, ठीक है, सिंथेटिक नहीं है। सो जब रेडियम डीके होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका लाइफ बहुत ही कम है, हाफ लाइफ, तो जब ये डीके होता है ना रेडियम, तो उसका एज अ डीके प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, रेडियम से रेडॉन मिलता है, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए कि रेडियम का डीके हो रहा है तो क्या मिल रहा है, रेडॉन, और क्या मिल रहा है, हीलियम भी मिल रहा है आपको। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बाकी जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना उससे इनका कंपैरिजन करना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका रीज़न है क्योंकि ये मोनोएटॉमिक होते हैं। अभी जितना भी हमने पढ़ा डायटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। O2 किस फॉर्म में मिलता है, डायटॉमिक। नाइट्रोजन डायटॉमिक है, वहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, P4S8 इतने सारे मॉलिक्यूल्स है ना आपस में कंबाइंड होते हैं, जबकि जो जितने भी नोबल गैसेस हैं ये मोनोएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं और इनके बीच कोई मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, कोई उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, इनके बीच सिर्फ एक सिंपल जो डिस्पर्शन फोर्स है वही होता है। इंटरएटॉमिक जो डिस्पर्शन फोर्स है, जो बहुत ही वीक फोर्स है, वही इनके बीच होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। सो क्या रीज़न है इसका, आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। They have very low melting and boiling point because the only type of interatomic interaction in this element is weak dispersion forces। ठीक है, इनमें सिर्फ weak dispersion force ही होता है। तो इसको नोट डाउन भी करेंगे कि why they have low melting and boiling point। So reason is they have only weak interatomic dispersion force, और कोई फोर्स नहीं होता है, और ये मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करते हैं, है ना। इनके ये लीस्ट रिएक्टिव होने के दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि नोबल गैसेस जो हैं दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। सो पहला रीज़न ये है कि वाई दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, पॉजिटिव, है ना। इसी वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो दो रीज़न है इसके, इनकी कम रिएक्टिविटी के। तो एग्जाम में हो सकता है सिंपल यही आ जाएगी, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट कि नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव। तो रीज़न क्या है, पहले तो इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। पर उसके बाद भी क्या होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं हेलोजन से, हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ लिया अभी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि नोबल गैसेस जो हैं या ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, वाई दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक। अब इनकी बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स हाउ दे फॉर्म कंपाउंड विद डिफरेंट हेलोजन्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये 10-20 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम सॉलिड स्टेट भी अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक जो भी पढ़ाया है उसके नोट्स कंप्लीट कर लो। अच्छा, इसमें बैग एक्सरसाइज पे ही ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आएंगे ना ट्रेंड्स पे, कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसकी स्टेबिलिटी, इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं ना आपसे, है ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। ओके, गिव रीज़न टाइप की, कि भाई इसकी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। और एक दो रिएक्शन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ना, ऑक्सीडेशन वाले बिहेवियर जो है फेरस का फेरिक में, तो उस टाइप की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली आपको फोकस क्या होगा, गिव रीज़न टाइप के क्वेश्चंस में ही फोकस करोगे आप लोग, ठीक। और जो पीछे के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कम से कम उसको पूरा कंप्लीट करना। बाकी फॉस्फोरस तो हमारे कोर्स में है नहीं, तो उस वाले क्वेश्चंस को हटा देना। जैसे H3PO3 के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो हटा देना, वो क्वेश्चन हमारे नहीं आने वाले क्योंकि फॉस्फोरस हट चुका है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।